जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मांझीसा एजुकेशन पर। दोस्तों, अब तक अपन ने ये बात पढ़ ली थी कि भाई जो भी पदार्थ है या अपने आसपास की जो चीज़ें हैं वो किससे बनी हुई है? परमाणु से बनी हुई है, एटॉम से बनी हुई है। और उस एटॉम के अंदर कुछ फंडामेंटल मूलभूत आधारभूत क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि कण होते हैं। जो कौन कौन होते हैं? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। समझ गए? और जो परमाणु होता है, परमाणु के अंदर बहुत छोटा सा भाग एक नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसमें परमाणु का सारा द्रव्यमान केंद्रित रहता है। यानी ये समझ लो मोस्ट ऑफ द जो उस परमाणु का जो भार है उस जो नाभिक है उसके अंदर ही रहता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भार इनके सामने नगण्य हो जाता है। बात क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स, चीज़ें जिनके ऊपर क्वेश्चंस भी बनते हैं, जैसे कि समस्थानिक है, आइसोटॉप्स वगैरह चीज़ें हैं। ठीक है, तो उनके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो उनको समझेंगे और फिर उसके जो एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये चीज़ें, ठीक है, एक एटॉम के बारे में उसको कैसे शो करते हैं, समझ गए? ये सब कुछ चीज़ें अपन इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता है कि जो एटॉम होता है, एटॉम यानी कि परमाणु, और उसके अंदर होता है न्यूक्लियस, नाभिक। ठीक है, तो ये पूरा जो एटॉम है इसके अंदर न्यूक्लियस है। उस न्यूक्लियस में, नाभिक में कौन कौन होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नाभिक में कौन कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बात क्लियर? अब चूंकि ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का जो मास है, द्रव्यमान है, वो लगभग समान होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो मास है वो लगभग समान होता है, और इस इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 2000 गुना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की तुलना में इनका द्रव्यमान ज़्यादा होता है। यानी कि ये समझ लो कि अगर इसका पूरे का अगर जो है द्रव्यमान है वो 2001 है, यानी कि पूरा यदि जो अपना जो एटॉम है, परमाणु, उसका द्रव्यमान 2001 है, तो 2001 में से 2000 तो पूरा का पूरा यहीं पे है, सिर्फ एक वो यहाँ पे है। तो पूरी वैल्यू कहाँ आ गई? यहाँ पे आ गई ना। तो सारा द्रव्यमान कहाँ पे केंद्रित माना जाता है? नाभिक में। ध्यान रखना, परमाणु का, एटॉम का सारा मास नाभिक में केंद्रित माना जाता है, कि भाई नाभिक में होता है सारा। ठीक, अब देखो, अब आती है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं कि एक एटॉम कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर चीज़ें सब समझ गए। ठीक है, उसके अंदर नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बाहर इलेक्ट्रॉन, क्लियर। अब कुछ वर्ड आते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इसको बोलते हैं परमाणु संख्या। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होती है? तो ये देखो, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। यानी कि जो एटॉम है उसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन अवेलेबल होते हैं उनका, यानी टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, वो होता है एटॉमिक नंबर। समझ गए? यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। यानी कि किसी परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो किसके बराबर होती है? परमाणु संख्या के बराबर। समझ गए? अब किसी परमाणु के अंदर प्रोटॉन कहाँ होंगे? नाभिक के अंदर। ठीक है, तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। कुल संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। तो एक्चुअली में P4 क्या है? प्रोटॉन। तो ये किसको शो करता है? ये परमाणु संख्या को शो करता है, एटॉमिक नंबर। ये जो प्रोटॉन किसको शो करेगा? एटॉमिक नंबर को। अब बात आती है नेक्स्ट, द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। क्या? द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या यानी कि इस परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की जो टोटल संख्या है उसको बोलेंगे आप द्रव्यमान संख्या, यानी कि मास नंबर। मास नंबर मीन्स
टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, समझ गए, वो हो जाएगा आपके मास नंबर। मास नंबर इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। तो ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों मिलके क्या बनाता है, द्रव्यमान संख्या, यानी कि मास नंबर, समझ गए। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों मिलके क्या बनाता है, द्रव्यमान संख्या। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों मिलके क्या बनाता है, द्रव्यमान संख्या, इसको बोलते हैं मास नंबर। अब एक वर्ड और आता है न्यूक्लियन। तो एक्चुअली न्यूक्लियन क्या होता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से न्यूक्लियन कहते हैं, यानी कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं उनको साथ में न्यूक्लियन बोलते हैं। न्यूक्लियन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये नाभिक में पाए जाते हैं, समझ गए, न्यूक्लियस, क्योंकि इनका संबंध किससे है, न्यूक्लियस से, इनका जो रिलेशन है वो न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस से रिलेशन है, इसीलिए इनको बोलते हैं न्यूक्लियन। तो जब भी कोई आपसे पूछे कि न्यूक्लियन क्या होते हैं, तो न्यूक्लियन होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जो न्यूक्लियस में पाए जाने वाले, समझ गए, जो न्यूक्लियस में होते हैं, नाभिक में होते हैं, उनको बोलते हैं न्यूक्लियन। तो नाभिक में कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बात क्लियर, नो डाउट, ठीक। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से न्यूक्लियन कहते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियन, ठीक है, PN न्यूक्लियन। देखो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अब देखो इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, ऐसी बात नहीं है, मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, लेकिन अब मैं फिर इंग्लिश में भी चीज़ें उसी लेवल में मतलब लेके अब फिर इन सारी लाइनों को इंग्लिश में भी मैं लिखूँ, फिर इसको भी लिखूँ, फिर ऐसे करूँगा तो फिर क्या है, हिंदी मीडियम वाले कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी ऐसे एक दो मैसेज भी आ रखे हैं कि सर मतलब, क्योंकि एक क्लास में मैंने बहुत ज़्यादा ही मतलब इंग्लिश टर्म यूज कर लिया था, तो मतलब बच्चे बोल रहे थे कि सर हम कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मतलब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि भाई परमाणु क्रमांक है, तो आपको ध्यान रखना है कि एटॉमिक नंबर होता है इसका मतलब, समझ गए। तो ये जो परमाणु संख्या है ये भी कहीं हो तो इसका मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। कहीं अगर द्रव्यमान संख्या है, मैं बोलूँ द्रव्यमान संख्या, तो आपको समझना है कि मास नंबर, समझ गए, बात क्लियर, ठीक है। न्यूक्लियन तो न्यूक्लियन, हिंदी में भी न्यूक्लियन ही है, इंग्लिश में भी न्यूक्लियन ही है, ओके क्लियर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जितना मेरे से हो रहा है उतना कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि भाई किसी एक तरफा मतलब ऐसे इंग्लिश मीडियम वालों के करूँ तो फिर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चों को नुकसान हो जाएगा, बात समझ रहे हो ना, ठीक है। क्योंकि संख्या ऑब्वियसली हिंदी वालों की ज़्यादा है, ठीक है, तो ज़्यादा लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ भाई ये भी दिल तो ये भी चाहता है कि भाई जो कम है उनको भी नुकसान नहीं हो, लेकिन एटलीस्ट क्योंकि दोनों में फिर बैलेंस नहीं किया सकता बराबर ढंग से, समझ गए। फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को लेवल करने की, ताकि आपको भी दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अगर डिजिटल बोर्ड होता है मेरे पास तो मैं पहले से ऐसे लिख लिखा के कोई दिक्कत नहीं होती, मेरे को ऐसे टिपने का काम नहीं पड़ता, हिंदी इंग्लिश में, यहाँ पे इंग्लिश में भी नीचे लिखा हुआ आ जाता, कोई बात नहीं, लेकिन वो भी है नहीं अपने पास। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब देखो, अब बात करेंगे अपन की जो एटॉम है, जो परमाणु है, उसको कैसे दिखाएंगे, उसको कैसे व्यक्त करते हैं, यानी कि उसको दर्शाना या फिर निरूपण, ठीक है, कि इसको कैसे लिखते हैं, एक एटॉम को अपन कैसे लिखेंगे, उसको सिंबल फॉर्म में किस प्रकार लिखेंगे, उसकी बात करेंगे अपन, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपन लिखेंगे तत्व का प्रतीक, यानी कि तत्व का प्रतीक, यानी कुछ भी, मान लिया कुछ भी एलिमेंट है, तत्व है, वो क्या, एक्स कोई तत्व है, एक्स कोई तत्व है, ठीक है। तो एक्स कोई तत्व है, तो ऊपर लिखेंगे द्रव्यमान संख्या ए, ठीक है, जिसको लिखेंगे यहां पर ए, द्रव्यमान संख्या, और जेड क्या आएगा, परमाणु संख्या, जेड परमाणु संख्या, सेम वही मास नंबर ए यहां आएगा, फिर सिंबल ऑफ एलिमेंट एक्स यहां आएगा, एंड एटॉमिक नंबर जेड यहां पे आएगा। अब सिंपल सी बात करते हैं किसकी, कार्बन की। अगर अपन कार्बन की बात करें तो कैसे लिखते हैं, C612, C612, कहीं पे आपको ये ऐसे भी मिल जाएगा C612, ये भी कोई रॉन्ग नहीं है, ये भी सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चूंकि अपन ये टाइप सबसे बेस्ट रहता है लिखने का, क्योंकि इसलिए लिखा जाता है क्योंकि यहाँ पर अपन वो फिर वो संयोजकता एक चीज़ आती है, ठीक है, वो अपन लिख सकते हैं -2, यहाँ आता है कुछ -2 वगैरह, -2 +2 -1 +1 चीज़ें कुछ ऐसे आती है यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि O-2 वगैरह चीज़ें अपन लिखेंगे, तो उसको अपन यहाँ लिख सकते हैं, ताकि इसलिए अपन इसको यहाँ लिखते हैं, ताकि वो संयोजकता है वो अपन यहाँ दर्शा सके, ठीक है।
तो एक्चुअली अपन ने लिखा C612, तो सॉरी 6C12, ठीक है 6C12। तो 6 क्या शो कर रहा है, इस कार्बन के एटॉमिक नंबर को, यानी कार्बन की परमाणु संख्या को, और 12 क्या शो कर रहा है, ए को, ए यानी कि द्रव्यमान संख्या। इसका सिंबल है ये ध्यान रखना, ए सिंबल, ठीक है। ए किसके लिए आता है, ए आता है मास नंबर के लिए, द्रव्यमान संख्या के लिए। जेड किसके लिए आता है, परमाणु संख्या के लिए। बात क्लियर, ठीक है। तो अपन लिखते हैं ZXA, ZXA, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब देखो, इसको ध्यान से समझ लेना, इसको एक बार, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रह गया तो फिर रह गया, और अगर क्लियर हो गया तो फिर क्लियर है, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ गए। अब देखो एक्चुअली में मैंने बताया था कि भाई द्रव्यमान संख्या क्या होता है, द्रव्यमान संख्या होता है किसी भी नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो किसके बराबर होता है, द्रव्यमान संख्या के बराबर, एटॉमिक नंबर के बराबर, सॉरी मास नंबर के बराबर, ठीक है, द्रव्यमान संख्या। तो वो एक्चुअली क्या हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब एक्चुअली जो प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन होता है परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होगा, परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन। तो ऐसे ही ना, क्योंकि भाई अगर अपन द्रव्यमान संख्या की बात करें, द्रव्यमान संख्या की बात करें तो द्रव्यमान संख्या क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, समझ गए। लेकिन चूंकि इस प्रोटॉन को क्या बोल सकते हैं, परमाणु संख्या, प्रोटॉन इज इक्वल टू परमाणु संख्या या फिर एटॉमिक नंबर, इसके इक्वल है। तो इसीलिए द्रव्यमान संख्या बराबर क्या हो गया, परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन, परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। ए क्या है, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये समझ सकते हो, और एन क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, बात क्लियर। अब जैसे कि इसकी बात करें, C612 की बात करें तो यहाँ पे ए कितना हो जाएगा, 12, जेड कितना हो जाएगा, 6। अब आपसे पूछे कि इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, न्यूट्रॉन हो जाएंगे ए माइनस जेड। यहाँ से देखो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, जेड यहाँ आ जाएगा माइनस में, तो ए माइनस जेड, तो न्यूट्रॉन हो जाएंगे 12 माइनस 6, तो 6 न्यूट्रॉन। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो कार्बन जो एटॉम है, कार्बन परमाणु है, इसके नाभिक में, न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है एंड 6 क्या है, न्यूट्रॉन है। बात क्लियर। चलिए ये एक बार अच्छे से समझ लेना इसको जो दिखाए। अब मैं आपको आगे करवाता हूँ कुछ चीज़ें, कुछ एग्जाम्पल करवाता हूँ, जिसकी वजह से अगर कोई यहाँ डाउट रह भी गया थोड़ा बहुत, वो ऐसे क्लियर हो जाएगा चुटकियों में, दावा है मेरा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब आपके सामने बोर्ड पे 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट के एटॉम है, यानी कि जो तत्व है उसके क्या है, परमाणु आपको दिए हुए हैं। अब इनका करेंगे चारों का पोस्टमार्टम। एक बार इन चारों का पोस्टमार्टम कर दिया, उसके बाद आपके मन से डाउट बिल्कुल निकल जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए टाइम लगे भले ही, ठीक है। देखो मेरी कोशिश है आपको सिखाना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पूरा पूरा क्लियर करना। बहुत सारे बच्चे भी पूछा सिलेबस कब पूरा करवाओगे, ठीक है। देखो सिलेबस आपके एग्जाम से मैं महीने भर पहले ही पूरा करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। लेकिन जब तक, क्योंकि अभी से अगर मान लो मैं ये सोच के कि भाई अगर सितंबर में एग्जाम मान लिया, ठीक है, ये सोच के मैं अगर भगाना स्टार्ट करूँ तो कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। इसीलिए जहाँ तक अपन, क्योंकि ये और चैप्टर भी ये बेसिक वाले हैं। सबसे मेन बात ये है कि इनमें मैं धीरे क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर भी बेसिक वाली, ये बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई ना, तो उसके बाद बड़ी जो टफ चीज़ें कुछ भी नहीं होती, पता है, टफ कुछ नहीं होता। टफ वो आपको टफ इसलिए लगता है कि आपका बेसिक क्लियर नहीं होता। अगर इंसान का बेसिक क्लियर होता है ना, तो फिर उसके लिए कुछ भी बड़ी बड़ी चीज़ें, कोई ऐसा नहीं होता कि भाई अपन कहते हैं कि फिजिक्स में वो ऐसा वो टफ है, उसमें वो चैप्टर टफ है, और टफ उनमें कुछ नहीं होता। आपको उन चैप्टर का बेसिक पता नहीं होता, आपने बेसिक चीज़ें अच्छे से नहीं पढ़ी होती, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी आती है कि जहाँ आप पढ़ते हो ना, वहाँ फिर सारे बेसिक आते हैं, वो चीज़ आ गई, वो भी आ गई, मिक्सअप आ गया। अब आप तो क्या करते हो, नॉर्मल वे में पढ़ते हो, फिर आपको छोटी छोटी बातें पता होती नहीं, ठीक है। तो इसीलिए छोटी छोटी बातों को समझो
वो बहुत काम आएगी, ठीक है। और एग्जाम में कहीं पर भी कुछ गलती भी नहीं होगी, समझ गए। और एक पढ़ने का भी मजा आएगा जब चीज़ें समझ के आप करोगे तो। चलिए अब देखो, अब आपके सामने लिखा हुआ है 7N40, N फॉर नाइट्रोजन, ओके। अब इसका करते हैं पोस्टमार्टम पूरा का पूरा, ठीक है। इसके बारे में पहले तो आपको देखो, अगर आप सिंबल से तुलना करोगे तो सिंबल में क्या होता है, ZXA, ठीक है। यानी कि आपको A कितना दिया हुआ है, ऊपर A दिया हुआ है 14, A कितना दिया हुआ है 14, जो कि क्या होता है रियल में, क्या होता है, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। बात क्लियर, ये होता है A। फिर आपको सामने दिख रहा है Z, क्योंकि ZXA, Z इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, जो क्या होता है परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। ध्यान से देखना, ठीक है। अब ये जो 7N14 है, इसमें एक क्या द्रव्यमान संख्या 14 आ गया, ZE आ गया, ठीक है, क्लियर। अब आपसे कोई पूछे कि इसमें कितने प्रोटॉन है, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, तो अगर प्रोटॉन की बात करें कितने प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन P वो किसके बराबर होंगे, प्रोटॉन P बराबर इसके बराबर, एटॉमिक नंबर के बराबर, इस परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर के बराबर। तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे इसमें 7, प्रोटॉन 7। अब आपसे पूछे कोई कि भाई न्यूट्रॉन कितने, ये बताओ न्यूट्रॉन कितने, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे भाई। न्यूट्रॉन क्या होता है एक्चुअली में, न्यूट्रॉन निकालोगे कैसे, इस आपको पता है कि जब आप प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को ऐड करोगे तो वो किसके इक्वल आता है, द्रव्यमान संख्या के बराबर, ठीक है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना होता है, द्रव्यमान संख्या के बराबर। तो जब न्यूट्रॉन निकालना है आपको तो वो क्या हो जाएगा, A माइनस जेड, A माइनस जेड, यानी कि क्या हो जाएगा 14 माइनस 7, यानी कि 7, ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब न्यूट्रॉन निकल के आ गया। अब आपसे पूछे कि इसमें न्यूक्लियॉन कितना है, न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, तो न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं कि उसमें कुल जो आपका न्यूक्लियस है, नाभिक है, नाभिक में कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का टोटल, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का टोटल। तो आपका जो न्यूक्लियॉन कितना हो जाएगा, न्यूक्लियॉन 14 हो जाएगा, क्योंकि 7 न्यूट्रॉन है 7 प्रोटॉन है, तो न्यूक्लियॉन कितना हो जाएगा, न्यूक्लियॉन पूछे आपसे तो न्यूक्लियॉन हो जाएगा 14। बात क्लियर, ठीक है। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन की, कि बताइए भाई साहब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन, आपको पता है जो एटॉम होता है, परमाणु होता है, उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल लिया, तो अब बताइए इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो आपको एक बात भी मैंने बताई थी कि भाई एक थ्योरी दी थी, यानी कि जब उसने क्या बोलते हैं, थॉमसन ने मॉडल दिया था, उसने कहा था कि भाई जितना धनावेश होता है उतना का उतना ऋण आवेश होता है। यानी कि जब यदि परमाणु उदासीन हो, यदि परमाणु न्यूट्रल है, परमाणु क्या है, न्यूट्रल है, उदासीन है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उदासीन के केस में क्या हो जाता है, जितने आपके उसमें प्रोटॉन होते हैं उतने के उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, समझ गए। तो यहां पर चूंकि ये क्या है, न्यूट्रल है, ये क्या है, उदासीन है, न्यूट्रल, ठीक है। उदासीन और न्यूट्रल, और फिर इनमें क्या फर्क है वो मैं बताऊंगा, आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो ये उदासीन है, तो यहां पर जितने क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, उतने के उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, समझ गए। रीजन क्या है, उदासीन है, तो इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने हो जाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन।
तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर? चलिए सेम टू सेम पोस्टमार्टम करते हैं इसका। Na सोडियम, सब जानते हो, ठीक है। अब सोडियम के अंदर देखोगे तो यहां से आपको देखो A दिख गया। A कितना दिख गया? 23। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसमें मैंने सब कुछ कर दिया। A 23 हो गया। Z कितना आ गया? 11। Z कितना आ गया? 11, ठीक है। और ये Z ये किसके बराबर है? Pb है जी, नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है वो Z, Pz इक्वल टू 11। बात क्लियर? ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? A माइनस Z, यानी कि कितना होगा? A कितना है? 23, Z कितना है? 11, तो कितना हो गया? 12, ठीक है, ये 12 हो गया। चलिए अब जो न्यूक्लियन क्या है, न्यूक्लियन निकालोगे तो वही 23 यानी कि 12 और 11, न्यूक्लियन 23 हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जितने इसमें प्रोटॉन है उतने के उतने इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 11। इलेक्ट्रॉन 11। रीजन उदासीन है, उदासीन है, न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल, ठीक है, NUTRL, न्यूट्रल, उदासीन है। समझ गए? ये हो गया सोडियम का। मैंने आपको ये समझा दिया, इसलिए मैंने इसमें इतना जल्दी जल्दी चीज किया। अब देखो, अब बात आती है इस पे बढ़ते हैं अपन आगे, ठीक। 8O16-2 इसका पोस्टमार्टम यदि अच्छे से कर लिया, इसका पोस्टमार्टम हो गया अच्छे से, फिर देखना जब अपन क्या पढ़ेंगे, एक रासायनिक साम्य, सॉरी आयनिक साम्य पढ़ेंगे, ठीक है, आयोनिक इक्विलिब्रियम, तो उसमें ऐसी बहुत चीज़ें आएगी, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे जब केमिकल रिएक्शन में वगैरह वगैरह भी चीज़ें, वहाँ भी आप कंफ्यूज नहीं रहोगे, ठीक है। हाँ, तो देखो 8O-216, सिंपल सी बात है, पहले तो इस -2 को भूल जाओ। आपको क्या दिख रहा है? 16 दिख रहा है। 16 यानी कि ए हो जाएगा 16, यानी कि क्या हो जाएगा? मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। 8 क्या है? जेड, ये होता है जेड, जेड हो जाएगा 8। और ये सेम टू सेम किसके बराबर हो जाएगा? P4 प्रोटॉन। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसको अब तक लिए भूल जाओ। अब आपसे कोई पूछे न्यूट्रॉन कितना होगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा A माइनस जेड, यानी कि A कितना है? 16, जेड कितना है? 8, तो न्यूट्रॉन हो जाएगा 8। समझ गए? यानी कि ये किसको शो करता है? ये एटॉमिक नंबर को शो करता है, परमाणु संख्या को शो करता है, और जो प्रोटॉन की संख्या है उसको शो करता है, जबकि ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों, यानी कि द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। बात क्लियर? अब यहां तक हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखो, अब बात आती है अपने इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन, यही सबसे बड़ी बात है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन के बारे में अपने को बात करनी है, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, अब यहां पर क्या लिखा हुआ? ऊपर -2 लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है। तो देखो एक बात आपको पता है कि जो परमाणु होता है, उस परमाणु में, एटॉम में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चारों ओर, उस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जबकि जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो नाभिक के अंदर रहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नॉर्मल जो प्रक्रिया है उससे अपन नाभिक से बाहर नहीं निकाल सकते। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नॉर्मल प्रक्रिया से नाभिक से बाहर नहीं निकाल सकते। तो एक्चुअली में जो केमिकल रिएक्शन में जो सब कुछ भाग लेगा वो कौन लेगा? जो केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करेगा वो कौन करता है? इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। मेन काम किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का ही आदान प्रदान होता है, ठीक है। आदान प्रदान किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है। लेन देन किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नहीं होता। प्रोटॉन जितने हैं उतने के उतने रहते हैं, इलेक्ट्रॉन भी, सॉरी न्यूट्रॉन भी जितने हैं उतने के
उतने रहते हैं। ये चेंज कहाँ होते हैं? जब अपन रेडियो एक्टिव वाला पढ़ेंगे चीज़ें, तो वहाँ मैं बताऊंगा ये कॉन्सेप्ट। जब अपन नाभिक के बारे में पढ़ेंगे, जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, फिजिक्स में, तो वहाँ ये चीज़ें होगी। बाकी केमिस्ट्री में आपके मेन सब कुछ किसके ऊपर, किसके आसपास घूमेगा? इलेक्ट्रॉन पे। समझ गए? इलेक्ट्रॉन का ही आदान प्रदान होगा। तो एक्चुअली में ये -2 का मतलब क्या है? -2 का मतलब है कि इस जो परमाणु है, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का जो परमाणु है, एटॉम है, इसने क्या किया है? -2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। माइनस मीन्स ऋणी, यानी कि इसके ऊपर लॉन हो गया है। माइनस मीन्स ऋण आ गया इसके ऊपर, लॉन। समझ गए? इसके ऊपर नेगेटिविटी आ गई है। इसके ऊपर क्या आ गई है? नेगेटिविटी। समझ गए? क्यों ये भी नेगेटिव क्यों आता है? नेगेटिव का मतलब एक सिंपल रूप में समझने तो कोई ये बोलो कि किसी से अपन लेते हैं, ठीक है, तो अपने ऊपर क्या होता है? लॉन होता है, ऋण आ जाता है। ऋण मतलब नेगेटिव। समझ गए कि भाई अपने ऊपर ऋण आ गया, ठीक है, तो इसलिए नेगेटिव। लेकिन अगर रियल में मतलब एक साइंटिफिक रूप से बात करूं तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई पहले क्या था? न्यूट्रल था, उदासीन था, ठीक है। जितना धनावेश था प्रोटॉन, उतना को उतना ऋणावेश था इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब क्या हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, तो यानी कि जो डोमिनेट कौन कर रहा है? ज्यादा कौन हो गया? ऋणावेश ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो इसीलिए -2। इसको बोलते हैं संयोजकता, जब अपन पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो ये एक्चुअली -2 है। -2 यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। समझ गए? इसके पास जितने थे उसके अलावा इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। समझ गए? अगर ये ऐसा होता कि इसमें ये हो जाता +2, तो इसका मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन दिए। समझ गए? खैर ऑक्सीजन में +2 आता नहीं है, अपन रीजन सब कुछ समझे। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सिर्फ लेते हैं, देते नहीं है, और बहुत सारे सिर्फ देते हैं, लेते नहीं है। ये सारी चीज़ें अपन आगे पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बढ़ते आगे। तो यहाँ से देखोगे आप, तो अगर सिंपल जब उदासीन था, अगर उदासीन था यानी कि जब न्यूट्रल था, तब जो इलेक्ट्रॉन थे वो कितने थे? जितने क्या है, जितने आपके प्रोटॉन है उतने क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। बट ये -2 का मतलब ये हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं, बाहर से लिए हैं। इसने क्या किया है? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से लिए हैं। समझ गए? कहीं से बाहर से किसी दूसरे से लिए हुए हैं। तो इसका मतलब अब क्या हुआ? अब जो इलेक्ट्रॉन वो हो गए, वो क्या होंगे? टोटल 8 + 2 यानी कि 10। समझ गए? 8 + 2 यानी कि 10। सिंपल सी बात ये है कि भाई पहले क्या था? ये जो है इसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब इसमें 8 तो क्या है? प्रोटॉन है, और 8 ही क्या है? न्यूट्रॉन। और पहले क्या थे? 8 ही क्या थे एक्चुअली में? इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने को उतने इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब क्या हुआ? बाहर से 2 एक्स्ट्रा आ गए, दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गए, तो इसीलिए ये -2 आया। समझ गए? तो यानी कि 8 + 2 माइनस, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन आया है, तो इसलिए मैंने क्या किया? 8 + 2 कर दिया। 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो पहले 8 थे, 2 और आ गए, तो कितने हो गए? 10 हो गए। समझ गए? और ये माइनस क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज हो गया, क्योंकि अब इसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। समझ गए? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो किसका डोमिनेशन किसका होगा? डोमिनेट कौन करेगा? ज़्यादा कौन है? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। समझ गए? तो इसलिए सिंबल यहाँ पे ऊपर माइनस आया है। बात क्लियर? चलिए देखो, ये जरूर हो सकता है कि मैं जो चीज़ें समझा रहा हूँ ना, जिसको आती है ना, ये चीज़ें जिसको आती है उसके लिए ये क्लास बोरिंग होगी, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन बहुत जनों को आते हुए भी बहुत बारीक लेवल से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, तो शायद उनके लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास, ठीक है। क्योंकि भाई आप ऐसे ही नहीं कि देख के पता नहीं ये तो चीज़ें मेरे को आती है, आप एकदम से भाग जाओ। क्योंकि मैं एक बिल्कुल एक चीज़ जो बेसिक होती है, एक बेसिक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना।
अपन हाई लेवल पे भी जाएंगे, ठीक है। जैसा कि मेरा पढ़ाने का तरीका है सभी को पता है, मैं बहुत बेसिक से बहुत अच्छे लेवल तक लेके जाता हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए आप बोर हो रहे हो, आपको अगर पहले से पता है, आता है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, फास्ट मोड में देख लेना, समझ गए। लेकिन जिनको नहीं आता, बेसिक क्लियर नहीं है, तो वो पूरा देखे, और खासतौर पर जिनको आता भी है तो भी उनके लिए कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा, ये गारंटी है, ठीक है। अब देखो, अब बढ़ते आगे, अब बात करते हैं इसमें सोडियम, ऊपर लिखा हुआ प्लस, क्या लिखा हुआ है प्लस, सिर्फ प्लस लिखा हुआ है। खैर अभी हाल फिलहाल के लिए इसको भूल जाते हैं, पहले देखते हैं कि 23, तो 23 यानी कि ए आपके कितना हो गया 23 हो गया, ए आपके कितना हो गया 23 हो गया। उसके बाद जेड यानी कि 11, जेड कितना दिया हुआ 11, और इसी के बराबर कितने हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे, ठीक। अब आप क्या देखोगे इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे ए माइनस जेड, यानी कि ए कितना है 23 माइनस जेड 11 यानी कि 12 हो जाएंगे न्यूट्रॉन, समझ गए। तो ये देखो यहाँ तक तो ये सही है, ये सेम टू सेम, ये देखो 11 Na सोडियम वाला है, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक्स्ट्रा चीज आ गई प्लस। अब इसमें बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो अब देखो यहां पे लिखा हुआ है ये प्लस, तो देखो हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ प्लस या सिर्फ माइनस है तो इसका मतलब है कि एक, समझ गए, एक को अपन लिखते नहीं है, ठीक है। कभी भी आपको केमिस्ट्री में आपको इसे -1 ऐसे देखने को नहीं मिलेगा, या फिर +1 लिखने को तो बहुत बार लिखा हुआ आ सकता हो सकता है, लेकिन मोस्टली आपको नहीं मिलेगा ऐसा देखने को, क्योंकि ये अंडरस्टूड है। अगर सिर्फ माइनस है ना, सिर्फ माइनस, तो यानी कि इसका मतलब है -1, और सिर्फ प्लस है इसका मतलब +1, समझ गए। बाकी अगर उससे ज़्यादा अगर संख्या बढ़ती है, अगर 2 है तो फिर उसको लिखेंगे -2 +2, लेकिन अगर सिर्फ 1 है तो सिर्फ ऐसे लिखा जाएगा प्लस या माइनस, समझ गए। तो बात क्लियर, तो इसका मतलब है कि ये +1 है, ये प्लस मतलब +1 है, बात क्लियर। अब देखो मैंने बताया कि ये सिंबल जो प्लस आएगा, तो प्लस का मतलब ये है कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, समझ गए। यानी कि जो पहले उसके बाद जितने थे उससे एक इलेक्ट्रॉन उसमें हो गया कम, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया। इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन थे ना, उससे इस कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा, ठीक। ये तो होता है इस प्लस सिंबल का मतलब, यानी कि ये क्या है, धनी है, इसके पास धन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यानी कि ये पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा दे रहा है, ठीक है, दे रहा है, ठीक है। तो वो हो गया धनी, समझ गए। ये तो हो गया समझने को। अब साइंटिफिक रूप में देखें तो एक्चुअली ये पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि पहले क्या था, पहले इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम थे। अब इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि धन आवेश ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, समझ गए। पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर लिखते हैं प्लस, इसलिए लिखा जाता है प्लस यानी कि देना, समझ गए। तो इलेक्ट्रॉन जब उदासीन था तो उसके अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रॉन कितने थे 11, जब उदासीन था तो कितने थे इलेक्ट्रॉन 11, समझ गए। ये देखो सिंपल सी बात है पहले, लेकिन अब चूंकि प्लस का मतलब +1, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, त्याग कर दिया, तो इसीलिए ये पहले जितने थे उसमें से एक माइनस हो जाएगा, और कितना जाएगा 10, समझ गए। तो देखो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन 11 है, इस कंडीशन में 10 है, क्यों, क्योंकि यहां पे इसने एक दे दिया, समझ गए, बात क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे। मेरी इच्छा थी कि मैं आज ही आपको पढ़ाऊँ समस्थानिक वगैरह, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे ये आइसोटॉप, आइसोबार, समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक वगैरह चीज़ें, ठीक है। बाकी मैं चाहता था कि आपकी कॉन्सेप्ट ये सब कुछ क्लियर रहे। चलिए, थैंक यू सो मच। और अगली क्लास में कुछ 1-2 न्यूमेरिकल और करेंगे, कुछ क्योंकि उसमें अपन एवरेज मास का पढ़ेंगे, तो अगली क्लास में न्यूमेरिकल भी होंगे अपने, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।